सीजीएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ हैं और उनका क्या सोल्यूशन रहने वाला है, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अभी डॉक्यूमेंट्स को लेके ही परेशान है, पोस्ट प्रेफरेंस से ज़्यादा वो परेशान है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि क्या कहीं आगे वो रिजेक्ट ना हो जाए, या अगर कोई दिक्कत है तो क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। मैं इस सारे पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ पोस्ट प्रेफरेंस में जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए एक गोल्डन बुक हर साल जो जाती है वो चैनल पर पोस्ट कर दी गई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा होगा, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस भरने में। साथ ही साथ मैंने अलग अलग स्टेट के जहाँ से कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं उनके टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपने पोस्ट करा है ग्रुप का लिंक। वहाँ पर अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो वहाँ पर आप अपने कैंडिडेट, अपने स्टेट के कैंडिडेट से कनेक्ट रहते हो, थोड़ा कुछ आपको आइडिया लगता है। पहले हम बात कर लेते हैं ये इनकम टैक्स का, जो आपने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आज देखा होगा कि यार क्या वैकेंसी बढ़ गई है सीजीएल 2023 की। देखिए, अभी जो आपको वैकेंसी चार्ट एसएससी ने अपनी साइट पर डाला हुआ है, अभी वो अपडेट होने वाला है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट डाला जाएगा, नेक्स्ट वीक तक, दिवाली के बाद आपको देखने को ये मिल सकता है। उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले एसएससी अपना वैकेंसी चार्ट अपडेट करेगी। जब वैकेंसी चार्ट अपडेट होगा वहाँ पर आपको इसको लेके क्लैरिटी बिल्कुल मिल पाएगा। अभी बिल्कुल हाँ कह पाना कि यार जो क्या ये वैकेंसी बढ़ी है ये सही खबर है, क्योंकि जो मुझे आरटीआई मिली थी लेटेस्ट, जो मैंने अपनी गोल्डन बुक में आपको लगा के दी हुई है, वो भी अक्टूबर एंड का है। दूसरी चीज़, अगर ये वैकेंसी बढ़ी है तो क्या एसएससी को अगर रिपोर्ट करी गई है तो एसएससी इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2023 वाला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें उसको ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसके वैकेंसी चार्ट को आने के बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। तो वेट करिए, उसको लेकर तभी क्लियरिटी मिल पाएगी। पहले बात करते हैं कि डीवी होता कब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब चेक किए जाते हैं। देखिए, अभी आपका क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने का एसएससी नोटिस डालेगी, ऑनलाइन भरवाया जाएगा आपसे पोस्ट प्रेफरेंस। इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने होते। जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस जमा हो जाएगा फिर ये रिजल्ट आएगा कि कौन सा 15 से 20 दिन के अंदर एसएससी अपना रिजल्ट दे देती है। ऑनलाइन वाले केस में जब से ये डिपार्टमेंटल डीवी स्टार्ट हुआ है, जैसे आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, 2 तरह के डिपार्टमेंट होंगे। एक वो जो आपसे प्रेफरेंस मांगते हैं, एक होता है जो आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगते। जो प्रेफरेंस मांगेंगे फिर से उनका प्रेफरेंस का आएगा, आप प्रेफरेंस वाला भर के भेजते हो। जिसमें नहीं रहता है वो अपना रैंडम अपने हिसाब से अलोकेशन करके, दोनों ही केस में जब आपको अलोकेशन हो जाएगा कि आपकी इस जगह पर पोस्टिंग हुई है, वहाँ से आपके घर पे एक कागज़ आता है जिसको हम अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं। उस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है और साथ में आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी होती है और वो भर के वहाँ पर लेके जाना होता है, तभी आपका डीवी कंडक्ट करवाया जाता है। उस डीवी में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ध्यान से देखिए, और जो भी आपके उससे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनका क्या सोल्यूशन रहता है उसको भी समझ लीजिएगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें पहला है क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ज़्यादातर बोर्ड में ये एक ही आता है, अगर आपका अलग अलग है तो वो लगेगा। 12th क्लास का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए आपको। ग्रेजुएशन में हर साल की अगर सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम होता है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लगेगी आपकी। डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा आपका। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट। साथ ही साथ आपका एक आईडी प्रूफ लगेगा, चाहे आधार कार्ड या पैन कार्ड की बात करें हम। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, उनके लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने होते हैं, विथ 2 कॉपी आपको साथ में फ़ोटो कॉपी करा करके। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल बनवा के लेके जाना होता है। मेडिकल पे मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना होता है। पहले हम पकड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स क्लास 10th को लेकर के। 10th में सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा जो एरर रहता है वो स्पेलिंग मिस्टेक को ले रहती है कि नाम में दिक्कत है, सरनेम में दिक्कत है, खुद के नाम में, फादर के नेम में स्पेस की दिक्कत है, या सरनेम है किसी में नहीं है किसी डॉक्यूमेंट में। इन सभी का एक ही सॉल्यूशन रहता है आपका कि आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि ये सही नाम है या इनका ये नाम। एफिडेविट जब बनवाने आप जाएंगे, आप इशू बता देंगे तो वो बन जाता है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर। वो एज ए सेफ्टी के लिए रहता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना इससे कोई आपकी ज्वाइनिंग रुकेगी। अगली रहती है कि सर 10th का रोल नंबर गलत भर गया या मार्कशीट वो परसेंटेज गलत भर गया। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चेक नहीं किया जाता। क्लास 10th से केवल आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ का मैच किया जाता है। अगर आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, बोर्ड से खो गया है अगर आपका, तो उस केस में आपका जो डेट पड़ा हुआ है अगर बाद का है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस साल में आपने पास किया है अगर वो लिखा हुआ है तो वो आपका एक्सेप्टेड रहता है। 12th क्लास का भी सेम, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में अगर आपका
कोई इशू है जैसा कि 10वीं में स्पेलिंग में मिस्टेक है, परसेंटेज गलत भर गया, रोल नंबर गलत भर गया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 10th का सिर्फ देखा जाता है, फिर 12th का ऊपर ऐसे ही वो देख लेते हैं। अगर यहाँ कोई दिक्कत है इसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा लीजिए, उससे काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन में अगर आपका एक साथ कंबाइंड मार्कशीट आती है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है, वो आपका चलेगा। अगर सेमेस्टर वाइज है आपका, तो अगर कोई सेमेस्टर का मिस हो गया है, बीटेक किया है आपने, किसी साल का खो गया है, तो डीवी में वो कह सकते हैं कि इस सेमेस्टर का लेके आइए, नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं रोकती है, या फिर आपको बस वहाँ पर वो पॉइंट कर देंगे। और सिंपल सी बात है कि अगर आपका 6 सेमेस्टर का नहीं है, 7th का है, तो यानी 6 पास किए होगे तभी 7th का आया होगा, तो वो बस एक बार को एक पॉइंट ऑब्जर्व कर देते हैं, रेस कर देते हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ग्रेजुएशन का परसेंटेज गलत भर जाना, रोल नंबर गलत भर जाना, ये कोई भी चिंता का विषय नहीं है। ना परसेंटेज की ज़रूरत है आपका, ना ही आपका रोल नंबर का ज़रूरत है। अगर आपका ये गलत भर भी गया है, तो जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म आता है उस समय आप अपनी सही डिटेल वहाँ पर भरिएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। डिग्री की बात करें, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कैंडिडेट को ओरिजिनल डिग्री नहीं मिला हुआ है। उस केस में आप प्रोविजनल डिग्री इशू करा लीजिएगा, प्रोविजनल से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। प्रोविजनल होता है इसीलिए, जब आपके पास ओरिजिनल डिग्री आ जाएगी तब आप डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। बात करते हैं हम लोग एक बार कास्ट सर्टिफिकेट पे। तीनों कैटेगरी को मैं बहुत आराम से कवर करता हूँ, जो भी दिक्कतें हैं एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर, सिर्फ ये 2 चीज़ चेक की जाती है। फाइनेंशियल ईयर जो 2023 के लिए चलेगा वो 22-23 रहेगा, और वैलिड ईयर रहेगा 23-24। इसमें कट ऑफ डेट को लेके रहता है कि सर मेरा जो मार्कशीट बना हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि इस डेट से पहले का रहना चाहिए। ये कट ऑफ डेट नहीं चेक करी जाती है। सीजीएल 2022 में भी था, 21 में भी था, लेकिन डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर ही देखता है। कुछ स्टेट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ये फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर में सिर्फ एक ही लिखा होगा, आप मुझे टेलीग्राम पे लिखिएगा, उसका भी सोल्यूशन रहता है। झारखंड में बहुत दिक्कत रही जब पहली बार बना था, पूरे स्टेट में एक ही जैसा सर्टिफिकेट बना, बाद में उन्होंने इस एरर को जाना, पहचाना और बाद में उसको करेक्ट करा गया, तो उसको लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करें ओबीसी का, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, यानी कि जो क्रूशियल डेट लिखी हुई है, उससे 3 साल पहले का डिपार्टमेंट वैलिड मांगती है। गवर्नमेंट का जो रूल है वो 3 साल पहले और 6 महीने बाद का भी रहता है, लेकिन पिछले सालों से, कई सालों से डिपार्टमेंट केवल 3 साल पहले का देख रही है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 1 ही साल पहले का मांगा था, लेकिन ओबीसी के केस में आपका स्टेटस अगर नहीं भी है तो प्रोविजनल डाल के ज्वाइनिंग करवा देते हैं आपका। और जब वो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, हर डिपार्टमेंट आपका सर्टिफिकेट का क्रॉस वेरिफिकेशन करती है। जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है और कैटेगरी का वेरिफिकेशन होता है, उस समय वो चेक करवा लेते हैं, वो खुद भेजते हैं लेटर को जहाँ से ही बना होता है, और वो जो अथॉरिटी आपकी बनाई होती है वो क्रॉस वेरीफाई, वो डिपार्टमेंट का मैटर रहता है, वो लेटर इशू किया जाता है, तभी आपका प्रोबेशन कंप्लीट माना जाता है। वहाँ से तहसील से बना होगा, तहसील को आता है वो लेटर, डीएम, पहले डीएम ऑफिस को आता है, डीएम ऑफिस लिखते हैं तहसील को कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ से ही बना हुआ है, वो वेरीफाई करके डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, तो वो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आपका स्टेट का बना हुआ है सर्टिफिकेट ओबीसी में तो चल जाएगा, लैंग्वेज का भी हिंदी अंग्रेजी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका। तो अगर आपका क्रूशियल डेट का भी नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रोविजनल डाल के भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपको। SC/ST की बात करें तो आपके लिए कोई भी कट ऑफ डेट की ज़रूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट चाहिए। कैटेगरी में SC/ST में आपका कोई कट ऑफ की ज़रूरत नहीं पड़ती डेट की। स्टेट का फॉर्मेट, सेंटर का फॉर्मेट दोनों ही एक्सेप्टेबल है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सब कैटेगरी वहाँ लिखी होनी ज़रूरी है। मेरी आपको सजेशन यही रहेगा कि अभी समय होगा जब पोस्ट प्रेफरेंस भर लीजिएगा आप, तो आप अगर स्टेट का रखे हुए होंगे तो उसी के बिहाफ पर, उसी को दिखा करके सेंटर वाला फॉर्मेट डाउनलोड करके खुद हाथ से भर के उस पर सील लगवा के रख लीजिएगा। आगे कभी ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर तो वो दिखा दीजिएगा, वरना स्टेट वाले से भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक दिक्कत रहती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के कि सर जो मेरा एड्रेस उसमें पड़ा हुआ है, उस एड्रेस को मैंने नहीं भरा हुआ है SSC में, मेरा एड्रेस उसमें अलग भरा लिखा हुआ है, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ और अभी मेरा एड्रेस कुछ चेंज हो गया, क्या ये प्रॉब्लम करेगा? तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट में एड्रेस का वेरिफिकेशन नहीं होता है कि नहीं आपका एड्रेस तो आपने अपने ये डाल रखा है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस में ये डाल रखा है और कास्ट आपका यहाँ से बना हुआ है। हाँ, अगर आपका वो परमानेंट एड्रेस कभी रहा है या आप अभी नहीं रह रहे होंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स वहीं जाएगा। अगर वो वहीं से बना हुआ है तो वो डिपार्टमेंट लिख के भेज देता है। इंटरनल मैटर मैंने बताया आपको कि जिस तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन होता है तो वो चला जाएगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग का परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग होता है, तो वो एक चिंता का विषय बहुत सारे लोगों को रहता है,
लेकिन ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन दिक्कत है। एक सवाल ये रहता है कि सर मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो जनरल से हुआ है, मैंने सारे कट ऑफ टियर 1 से लेकर के यहाँ तक कि टाइपिंग भी मैंने जनरल से क्लियर की हुई है, तो क्या मुझे फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा? कई लोग ऐसे भी जिनके पास क्रूशियल डेट का नहीं है, तो सेफ जाना चाहते हैं कि नहीं जनरल से ही मैं करवा लूँ। अगर आपने सारे टियर या फिर टाइपिंग भी जनरल से क्लियर की हुई है, उस केस में भी आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, चाहे वो प्रोविजनल हो या फिर सही हो, करेक्ट वाला। उसका रीज़न होता है कि आगे जाकर के प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रहता है आपका, तो उस केस में आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए डिपार्टमेंट आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगे। आईडी प्रूफ अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर रखिएगा। पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज सैलरी में और प्रैन अकाउंट में लगेगा, नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड में ट्राई करिए कि एड्रेस आप लिखवा लीजिएगा अपना जो खुद का है, अगर नहीं भी है एड्रेस का वेरिफिकेशन नहीं होता कि आपका वही एड्रेस है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनओसी की अगर मैं बात करूं आपको, तो एनओसी केवल उन्हीं को चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, ना बैंक वालों को चाहिए ना स्टेट वालों को चाहिए। बैंक के कैंडिडेट बहुत सारे रहते हैं जो मैसेज करते हैं, आप सिर्फ वहाँ से रिज़ाइन करके आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ से आपके ट्रांसफ़र नहीं होगी। एज अ टेक्निकल अगर हम बात करें, छुट्टी वुट्टी ट्रांसफ़र नहीं होती आपकी, आपको सब कुछ वहाँ से अवेल करके आना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं और अगर आप टेक्निकल लेके आते हैं तो वहाँ से छुट्टियाँ आपकी कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ईएल और एचपीएल नए डिपार्टमेंट जो आपको मिलेगा सीजीएल के थ्रू, वहाँ पर आप वो ऐड होती है। पिछला सर्विस भी काउंट करा जाता है, साथ ही साथ आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है 10 दिन का। ये कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको डिपार्टमेंट जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उनको इंटीमेट करना होगा। जब आपका डीवी का समय आएगा उससे पहले आप वो समय क्या रहता है वो आप देखते हो कि कब आपका ज्वाइनिंग आ सकता है, तो वहाँ से जब आपको एनओसी मिलता है वो आप लेकर जाओगे डीवी के लिए। अगर डीवी के टाइम पर एनओसी नहीं मिल पाता है, कोई डिपार्टमेंट सही, बहुत सारे डिपार्टमेंट कम्युनिकेट अच्छा नहीं करते, तो उस केस में आप डीवी के टाइम पर उनको बोल सकते हो कि सर अभी नहीं मिल पाया है, जब ज्वाइनिंग होगी तब मैं दे दूंगा। ज्वाइनिंग के टाइम पर आप जब यहाँ से रिज़ाइन करेंगे तो एक रिलीविंग लेटर मिलता है आपका, उस रिलीविंग लेटर को भी दिखा करके आप नए डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैन वगैरह ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। रेजिग्नेशन को लेके कई सारी वीडियोस मैंने ऊपर डाली हुई है। बहुत जगह पे कोई टेक्निकल मैटर फंस जाता है कि आप 2-3 महीने बीच में गायब रहे, आपका ईओएल हो गया या फिर डाइज नॉन हो गया आपका, इस तरह की कोई दिक्कत है। आप देखो इस तरह की चीज़ अभी इस वीडियो में बोलने पर बहुत सारे नए लोग हैं, वो चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। अगर कोई दिक्कत इस तरह की आप टेलीग्राम पे लिखिएगा, डीवी खत्म हो जाएगा तब ट्राई करिएगा, उसके बाद लिखिएगा। बाकी मेडिकल के लिए मैं एक अलग वीडियो कर दूंगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना होता है, जो आपको उसमें लिखता है कि 1 साल से या 6 महीने से आपको जान रहा होता है, वो सब बन जाएगा, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई और भी किसी का कोई मुद्दा फंस रहा है, आप एक बार लिखिएगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। एक बारी को ध्यान रखिएगा कि एसएससी की लिस्ट में आपका नाम आ गया, ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी। डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकता है कि उस अकॉर्डिंग फॉर्मेट में ना हो, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर है, हर एक चीज़ का एक तरीका है। अगर आप वो जानते रहोगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।